रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये जो है नॉर्मली सोशल वर्क करते हैं, लेकिन ये सोशल वर्क करते 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 इनके पास अलग अलग सोर्सेस से फंड्स आने लगा है। अब ये जो पैसा आने लगा है, ये पैसा या तो डोमेस्टिक होता है, मतलब देश के अंदर से कोई पैसा दे रहा है, या तो ये इंटरनेशनल होता है। अब स्वाभाविक बात है कि डोमेस्टिक से आएगा तो ये रुपीज में आ रहा है, और अगर इंटरनेशनल से आ रहा तो ये डॉलर्स में आ रहा है। अब इसकी फंड्स की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि गवर्नमेंट को लगने लगा है कि भाई अब हमें एनजीओ को थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा, इनके अकाउंट्स देखने पड़ेंगे कि सारा पैसा जो आ रहा है। मान लो एक मैं सिचुएशन हाइपोथेटिकल ले रहा हूं कि हमारे देश में एक एनजीओ है, उसका नाम है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान नाम का एक एनजीओ है जो भारत में हंगर, एडुकेशन और हेल्थ के लिए काम करता है। सुंदर लगा, अच्छा खासा लगा, बढ़िया लग रहा है। लेकिन बाद में देखा गया, सरकार ने देखा कि इस मेरा भारत महान वाले एनजीओ में 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो काफी बड़ी अमाउंट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला मेरा भारत महान से लश्कर तोयबा एलईटी और अल कायदा, ऐसे दो प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूशन से इनको मंथली बेसिस पे पैसा आता है। अब स्वाभाविक नहीं है कि मेरा भारत महान मतलब यहां पे हंगर में हो सकता है यार कुछ गलत खाना मिला रहे हो, एजुकेशन में हो सकता है कि कुछ गलत एजुकेट कर रहे हो, माइंड वॉश कर रहे हो, रादर हेल्थ में भी कुछ गबला होगा, क्योंकि जहां से पैसा आ रहा है वो दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन टेरर कर रही हैं, लोगों को मार रही है और उसके बाद अपने अपने एथिकल ग्राउंड्स को जिंदा रखने के लिए, अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए एनजीओ चला रही है। नहीं, एक हाथ से मार रही है, एक हाथ से दवा दे रही है, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब यह कि मेरा भारत महान वाला जो एनजीओ है इसमें कुछ घपला है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल तरीके से कुछ ना कुछ जो है ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और ज्यादा टाइटन कर दिया है और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑफ द ओवरसाइट ऑन द फंड्स, जो पैसा आ रहा है रिसीव्ड बाय द एनजीओज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये याद रखना क्या है इशू। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज लेड आउट अ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस एंड चार्टर to make NGOs and banks comply with new provisions of the amended Foreign Contribution Regulation Act, FCRA, Regulation Act of 2010. The charter for banks says donation received in Indian rupees by NGO from any foreign source, even if that source is located in India, at the time of such donation should be treated as foreign contribution. मतलब अगर कोई NGO इंडिया में है और इंडिया में फॉरेन अमाउंट आ रहा है, भले ही वो फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा हो या इंडिया के अंदर से ही कोई फॉरेन ग्रुप उस पर्टिकुलर एनजीओ को दे रहा हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, दोनों केसेस में ही उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अगर वो फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर ही है और फिर वहां से एक पर्टिकुलर एनजीओ को जा रहा है जो कि इंडिया में स्थित है, तब भी वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। दूसरा, also it मतलब ये चार्टर, also it stated that foreign contributions has to be received only through banking channels। क्यों? ताकि मेंटेन कर सके, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि सब कुछ साफ साफ दिखे कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां को जा रहा है, लिंक पता चले। एनी वायोलेशन बाय द एनजीओ और बाय द बैंक में इनवाइट पेनल प्रोविजंस अंडर द एक्ट ऑफ एफसीआरए। ये क्लियर है? नेक्स्ट, एनजीओ एंड देयर इंपॉर्टेंस। देखो ये एनजीओ एंड देयर इंपॉर्टेंस ये एक सोशल इशू बन गया है, ठीक है। इस पे ऐसे या शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, जबकि बिल्कुल भी ये सीरियस इशू नहीं है। एनजीओ इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, protects the environment, provide basic social services, undertake community development. These organizations are not a part of the government but have a legal status and are registered under the Trust Society Act. Constitutionally, NGOs are backed by Article 19(1)(c), right to form associations, Article 43 right to promote the cooperatives in rural areas, and third is concurrent list के अंदर mention किया गया है charitable institutions, charitable and religious institutions। ये बना सकते हो आप। तो लिंक क्या है इन सब में? देखो, एनजीओ का रोल ये है कि एक तरफ तो वो सोसाइटी में जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है उसको ब्रॉडन करता है, क्योंकि वो बहुत सारे काम करता है सोसाइटी के लिए। दूसरा, सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लाइक इंटरनेशनल अरीना, ट्रैक आईटी डिप्लोमेसी, ये सब भी करता है। फोर्थ, मॉनिटरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। तो हमें जरूरत क्या है एनजीओ को रेगुलेट करने की? हमें जरूरत एनजीओ को रेगुलेट करने की इसलिए है सो दैट वी कैन चेक द मिसयूज ऑफ द फॉरेन फंड्स। We can check the misuse of the foreign funds. दूसरा, non-compliances less than 10%. This is an important data. You must have to remember this. Less than 10% of the NGOs have complied with the rules, and more than 90% do not submit their balance sheet. They are supposed to submit statements with the register of societies, but they did not. क्या कारण हो सकता है? क्यों ये लोग अपने जो बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे हैं? हो सकता है कि वो नहीं बताना चाहिए कि उनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, भले वो बाहर से आ रहा है।
Next, hampering the developmental projects. मतलब, according to the Intelligence Bureau report, NGOs such as Greenpeace, Amnesty are serving as tools for foreign policy interests of the Western governments. They are also accused of organizing agitations and scuttling the development projects in India, which cost India around 2 to 3% of the GDP every year. So क्या मतलब है? इनका मतलब यह है they are trying to have a कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। से क्या मतलब है? कई सारे ऐसे इंटरनेशनल एनजीओज हैं जिनको वेस्टर्न कंट्रीज पैसा देती है और उनका काम यही है कि वे इंडिया में आकर आंदोलन करें, इंडिया में आके चक्का जाम कर दें, ताकि इंडिया में कोई भी डेवलपमेंटल कामकाज ना हो सके। फॉर एग्जांपल, मान लो इंडिया एक बुलेट ट्रेन निकालने वाली है चारों साइड से, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इससे क्या होगा? हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी और हमारा इकोनॉमी और डेवलप करेगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी जितनी डेवलप होगी उतनी ही वेस्ट को अच्छा नहीं लगेगा। तो वेस्ट ने क्या करा? वेस्ट ने एक एनजीओ बनाया और वो एनजीओ इंडिया में है, या इंडिया में एक एनजीओ बनाया, और फिर क्या कर रही है? फिर उस एनजीओ से आंदोलन करवा रही है। किस बेसिस पे? कि साहब आप जहां से बुलेट ट्रेन निकालोगे उसमें फलाना एनवायरमेंटल इशूज हैं, वहां के लोगों को हटाओगे तो उनका रहने सहने का इशूज है। तो मतलब यह है कि किसी भी तरीके से वहां पे डेवलपमेंट ना हो, ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसीज होते रहते हैं। तो इसीलिए एनजीओ को रेगुलेट करना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा एनजीओ सही में सोशल वर्क कर रहा है और कौन सा एनजीओ वेस्टर्न कंट्रीज का नुमाइंदा बनकर इंडिया में एनजीओ की मास्क लगाकर बैठा हुआ है। तीसरा, religious and cultural encroachments. NGOs are often seen as encroaching the tradition and cultures of the people, as well as misuse their influence to sell foreign narratives, push vested interests and promote religious conversations. ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो लोग डेवलपमेंट इंडिया में नहीं चाहते तो वो लोग स्वाभाविक रूप से यहाँ पे फिर से वो डिवाइड एंड रूल वाला, फिर से वो कम्युनल इंटेंशंस को, या फिर से हमारे जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशन है, उसको तोड़ना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेन नैरेटिव्स देकर। फॉरेन नैरेटिव्स मतलब फॉरेनर्स का जो थॉट प्रोसेस है अबाउट इंडियन कल्चर, उसको देकर, ताकि वो लोग प्रूव कर सके फिर से ऑन अ पीरियोडिक बेसिस कि हम लोगों का कल्चर कोई कल्चर नहीं है, सब एक्चुअली में वेस्टर्न कल्चर है। हमें उसी की तरह, वेस्टर्न कल्चर इज द सुप्रीम कल्चर, हमें उसी की तरह बनना चाहिए। ये एक स्लो पॉइजनिंग की तरह एवरीडे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जो लोग कई बार अपने आप को एनजीओ बोल करके अपना काम निकालते हैं। तो उसको भी चेक करने की जरूरत है। ठीक है। इश्यूज फेस्ड बाय द एनजीओज, लैक ऑफ फंड एक्सेसिबिलिटी। फंड एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। फंड एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा इशू हो गया। विद द न्यू रूल्स, जो भी नया रूल आया है 2010 में, मेनी एनजीओज विल नॉट बी एबल टू एक्सेस फॉरेन फंड्स। यही तो भारत सरकार चाहती है। दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस टू एक्सप्लोर। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि अगर हम लोग ने इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया तो ये लोग अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अलग अलग जगह इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल उनको चाहिए एनवायरमेंट के लिए भी एक एनजीओ चाहिए, उनको एक एनवायरमेंट के लिए भी एनजीओ चाहिए, उनको एक एजुकेशन के लिए एक एनजीओ चाहिए, उनको एक चाइल्ड लेबर के लिए एनजीओ चाहिए, उनको एक चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक एनजीओ चाहिए, उनको हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ के लिए एक चाहिए, सेकेंडरी हेल्थ के लिए एक चाहिए, आयुर्वेद के लिए एक चाहिए। इसका क्या मतलब है? कि अलग अलग स्ट्रीम में एनजीओ काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो मैन पावर और वो पैसा है। लेकिन अगर इस तरीके की रोक टोक लगा दोगे तो उनके पास लिमिटेड पैसा रहेगा, और अगर लिमिटेड पैसा रहेगा तो ये अलग अलग जगह पे जाकर काम नहीं कर सकते हैं। अगर अलग अलग जगह पे ये लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो इनका जो एक्सप्लोर करने का जो चीज है वो रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्टेंसेस। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ FCRA एक्ट, NGOs will have to open an account with the Delhi branch of the State Bank of India, which could be thousands of kilometers away from the NGO's office, which will increase the transaction cost. मतलब अगर कोई फॉरेनर किसी एनजीओ में, मान लो किसी एक का एनजीओ कलकत्ता में है और उसको कोई फॉरेन एनजीओ, उस पर्टिकुलर एनजीओ को जो कलकत्ता में जो एनजीओ है, उस एनजीओ को अमेरिका से पैसा देना का एक इच्छा हो रहा है, एक किसी प्राइवेट कंपनी को उस पर्टिकुलर एनजीओ में पैसा देने का इच्छा हो रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर एनजीओ के बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकता। उसको दिल्ली में एक फॉरेनर्स या फॉरेन से आए हुए एनजीओ की तरफ से पैसा आने वाले डोनेशंस के लिए एक सेपरेट सा एक अकाउंट बना हुआ है एसबीआई में। सारे एसबीआई में नहीं, सिर्फ उस एसबीआई में जो दिल्ली में है। तो तुमको अगर वो फॉरेन का पैसा चाहिए तो तुम मान लो तुम कन्याकुमारी में रहते हो, तो तुमको कन्याकुमारी से दिल्ली आना पड़ेगा, स्टेट बैंक में दिल्ली में आना पड़ेगा, और फिर दिल्ली के ब्रांच से तुमको वो पैसा मिलेगा। मान लो किसी ने 10,000 रुपए भेजा है, तुम्हारा तो 4,000 रुपए जाने आने का ही लग गया। तो इससे क्या होता है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? एनजीओ बोलेंगे, इंडिया में बसे हुए एनजीओ बोलेंगे, भाई उतना दूर नहीं जा सकते, तुम लोग मत भेजो। तो यही सरकार चाहती है कि कंट्रोल होगा, लेकिन एक डिमेरिट भी है कि अगर इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो शायद वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दैट्स आल्सो चैलेंज। तो वही एक बात, अल्टीमेट बात यही होती है कि रेगुलेशन भी करना है, पर एट द सेम टाइम उतना भी स्कफल करना नहीं, उतना भी उसका दम नहीं घोट देना कि वो काम ही ना कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड क्या है? National Accreditation Council consisting of academics activists, retired bureaucrats should be established to ensure compliance by NGO. NGO ये सारे rules norms का follow कर रही है, ये देखने के लिए एक National Accreditation Council बनानी चाहिए। There should be a better coordination between the government and the NGO, ये होनी चाहिए। The role of NGO regulators should be effectively secure compliance of the law in fair and transparent manner, ये भी सही है। तो ये थे इस टॉपिक की कुछ बेसिक डिटेल्स। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन और चाहिए करंट अफेयर्स के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।